बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ये लास्ट यूनिट है एफओएन का, स्किन मैनेजमेंट, और ये मिड टर्म के हवाले से है। डिस्कस करते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इसके कि डिफाइन डिक्यूबेटिक अल्सर या बेड सोर भी इसे कहते हैं। के बेड सोर क्या होता है, वो कौन कौन से काजेज है जिसकी वजह से बेड सोर होता है, और नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी अप्लाई होती है जब किसी को बेड सोर हो जाता है, और रिस्क फैक्टर कौन कौन से इस बेड सोर के। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी एंड सर्व्स एज अ वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन एंड मेंटेन हेल्थ एंड प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल फ्रॉम इंजरी। कहते स्किन जो होता है ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, और ये मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ये क्या करता है, स्किन हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है और एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। ठीक है, अगर हम मोरल इसकी सिंपल सी बात लें कि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है, ये हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होता है और ये हमें हेल्थ प्रोवाइड करता है और इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। Important nursing function are the maintaining skin integrity and promoting bond and health। नर्सिंग क्या करती है, जो नर्सिंग अप्लाई होती है इसके ऊपर, वो स्किन को मेंटेन करती है, स्किन की जो इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करके रखती है, और अगर कोई ज़ख़म वगैरह हो तो उसको हील को प्रमोट करने की कोशिश करती है नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग क्या करती है, स्किन के हवाले से क्या इंपॉर्टेंस है नर्सिंग के। तो इम्पोर्टेंस जो, अगर मैं नर्सिंग फंक्शन के इम्पोर्टेंस बताऊं तो वो क्या करती है, तो स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, और उसके साथ साथ अगर स्किन पर कोई ज़ख़म वगैरह, वॉन्ड्स वगैरह हो तो उसको हील करती है। स्किन इंटीग्रिटी व इंटैक्ट स्किन रेफर टू प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल स्किन and skin layer uninterrupted by wounds। कहते स्किन इंटीग्रिटी किसे कहते हैं, वे इंटेक्ट स्किन रेफर टू, इंटेक्ट स्किन बेसिकली कहते हैं कि जब हमारी स्किन हमारी बॉडी के साथ चिपकी होती है ना, वो इंटेक्ट स्किन कहलाई जाती है। रेफर टू प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल स्किन, अगर हमारी स्किन हमारी बॉडी के साथ ऐसे नॉर्मली चिपकी हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्किन कहलाई जाती है। और नॉर्मल स्किन जो होती है उसके ऊपर कोई ज़ख़म वगैरह नहीं होता। अनइंटरप्रेटेड बाय वॉन्ट, कोई किस्म का ज़ख़म वगैरह नहीं होता। हम एक नॉर्मल स्किन कैसे कहलाएंगे, नॉर्मल स्किन हम उस स्किन को कहेंगे जो प्रॉपरली इंटैक्ट हो बॉडी के साथ और कोई ज़ख़म वगैरह ना हो, तो वो नॉर्मल स्किन कहलाएगी। ठीक है, और उसको हम स्किन इंटीग्रिटी कहलाई जाती है। डिक्यूबेटिक अल्सर क्या होता है, वे टर्म डिक्यूबेटिक कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड और डिकम्बेर विच मीन्स टू लाई डाउन। बेसिकली ये डिक्यूबेटिक अल्सर का जो वर्ड्स है ये लैटिन की एक ज़बान है, वहाँ से ये वर्ड्स लिया गया है, और इसका मतलब है लाई डाउन हो जाना, नीचे की तरफ हो जाना। जब स्किन हमारी नॉर्मल सरफेस से ये लाई डाउन हो गई, नीचे की तरफ आ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्यूबेटिक अल्सर कहलाए जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बताया जा रहा है, स्किन का लाई डाउन हो जाना। अच्छा, प्रेशर अल्सर किसे कहते हैं। अगर हम प्रेशर अल्सर की बात करते हैं तो प्रेशर अल्सर कंसिस्ट ऑफ इंजरी टू स्किन एंड अनड्राइंग टिश्यू। कहते हैं प्रेशर अल्सर किसे कहते हैं, वे अगर हमारी स्किन इंजरी हो जाए या अंडरलाइनिंग टिश्यू जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाए, इसको हम प्रेशर अल्सर कहलाए जाते हैं। यूजुअली और बोनी प्रोमिनेंस, और ज़्यादातर ये हमारे जहाँ पर बून्स वगैरह होते हैं उस जगह पर ये ज़्यादातर ये अल्सर होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स अलोन ऑफ द कम्बिनेशन विद द मोमेंट, और ये होते किस वजह से, फोर्स, अगर उस जगह पर फोर्स वगैरह लग जाए या कोई लंबी टाइम तक कोई मूवमेंट वगैरह ना हो तो उस जगह पर अल्सर हो सकता है। प्रेशर अल्सर में एक दोबारा आपको एग्जांपल बता दूं, बेसिकली प्रेशर अल्सर उन लोगों को होता है जो ज़्यादातर लेटे रहते हैं किसी बीमारी की वजह से या किसी भी इसी वजह से। आगे हम डिस्कस करते हैं किस किस वजह से होता है।
मगर ये क्या होता है, जब हमारे स्किन पर ख़ासतौर पर वो जगह, स्किन की वो जगह जहाँ पर बून वगैरह मौजूद होते हैं, तो उस जगह पर जब प्रेशर पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से और मूवमेंट ना होने की वजह से, तो वहाँ की जो स्किन जो होती है वो क्या होती है, इंजर्ड हो जाती है, और उसके जो अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। जब स्किन इंजर्ड हो जाती है, अंडरलाइंग टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं प्रेशर पड़ने की वजह से लंबे टाइम, तो उसको हम बेसिकली प्रेशर अल्सर कहलाया जाता है। प्रेशर अल्सर वेयर आर previously called a decubitic ulcer and pressure sores and bed sores। इस प्रेशर अल्सर को पहले डिक्यूबेटिक अल्सर भी कहा जाता था, प्रेशर सोर्स भी कहा जाता था, और बेड सोर भी कहा जाता था। ठीक है, अभी भी कहते हैं। तो ये चारों नाम अगर आपको कहीं पे भी आ जाए तो ये सेम है। प्रेशर अल्सर आर अ प्रॉब्लम इन बोथ एक्यूट केयर सेटिंग एंड लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग इंक्लूडिंग होम। प्रेशर अल्सर जो होता है वो दोनों जगह पे हो सकते हैं। अगर आप एक्यूट केयर सेटिंग में भी हो या लॉन्ग टर्म केयर सेटिंग में भी हो, या इंक्लूडिंग, मतलब अगर कोई बहुत बीमार है, लंबे टाइम के लिए बीमार है और बेड पे पड़ा है तो उनको भी हो सकता है, या कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए भी है तो उनको भी ज़्यादा हो सकता है अगर मूवमेंट वगैरह ना हो की जाए उसकी। इंक्लूडिंग होम के अंदर भी ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो घरों में पड़े रहते हैं, बीमार होकर घरों में पड़े रहते हैं, पड़े रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, उनकी वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, स्किन फटना शुरू हो जाती है, प्रेशर अल्सर काज हो जाता है उनको। काजेज़ ऑफ ड्यूबेटिक अल्सर की अगर हम बात करते हैं ड्यूबेटिक अल्सर की, तो एक प्रेशर की वजह से, दूसरा फ्रैक्शन, तीसरा शेयर कहते हैं पट जाना। ये तीन वो फैक्टर है जिनकी वजह से ड्यूबेटिक अल्सर हो जाता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, वे several फैक्टर कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेशर अल्सर। बहुत सारे ऐसे किस्म के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो प्रेशर अल्सर को काज करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रैक्शन एंड शेयरिंग, फ्रैक्शन आ जाना, रगड़ना। जब दो स्किन आपस में रगड़ती है या कोई स्किन रगड़ती है, पट जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, एक आपको प्रेशर अल्सर का फैक्टर, रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, प्रेशर अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इमोबिलिटी की वजह से, इमोबिलिटी कहते हैं बस एक जगह पे पड़े रहना, कोई मूवमेंट वगैरह ना करना। ज़्यादा जब एक जगह पे आप पड़े रहते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, उस जगह पर प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से वो पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको प्रेशर अल्सर के चांसेस ज़्यादा है। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, प्रॉपर ग़िज़ा ना खाना, प्रेशर एंड यूरिनरी इनकंटिन्यूस। यूरिनरी इनकंटिन्यूस का मतलब है यूरिन का बाहर बाहर आना और अपने इख्तियार में ना होना, बाहर बाहर आना, यूरिन इनकंटिन्यूस उसे कहते हैं। अच्छा, डिक्रीज द मेंटल स्टेटस, डायमेंश द सेंसेशन। सी डायमेंश द सेंसेशन की अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये ड्यूबेटिक अल्सर वगैरह होते हैं ज़्यादातर उन पेशेंट को होते हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट क्या होते हैं, बात तो उनके पैरों पर उनको सेंसेशन प्रॉपरली महसूस नहीं होती। जब उनको अगर कोई चोट वगैरह भी लग जाए ना, तो उनको सेंसेशन जो होती है वो प्रॉपरली महसूस नहीं होती, तो बाज़ औक़ात तो उनके पैरों से खून भी निकला होता है तो उनको पता नहीं लगता। जब किसी इंसान को एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायबिटिक का पेशेंट है, ठीक है, उसको पैरों पे सेंसेशन, उसको अगर वहाँ पर चोट भी लगे उसको पता नहीं लगेगा। आहिस्ता 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 उसको अगर वो ज़ख़म बढ़ता भी जाएगा उसको अंदाज़ा नहीं होता जाएगा, क्योंकि उसको फील नहीं हो रहा, सेंसेशन महसूस नहीं हो रही। तो इस सेंसेशन भी अगर ना हो तो उसकी वजह से भी आपके फैक्टर बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव बॉडी हीट, उसकी वजह से, एडवांस एज की वजह से, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन क्रोनिक कंडीशन, मुख्तलिफ क्रोनिक कंडीशन की वजह से भी आपको हो सकता है। ये रिस्क असेसमेंट टूल्स है, ठीक है, दो तरीके हम अपनाते हैं डिक्यूबेटिक अल्सर को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रेशर अल्सर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। इन दो तरीक़ों से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। Severe risk assessment tools and available to the provide the nurse with a systemic means and identify the client high risk to pressure ulcer development। इनको हाई रिस्क प्रेशर अल्सर को डेवलपमेंट के जो वो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन दो तरीक़ों से करते हैं। बर्डन स्केल्स और एक दूसरा बर्डन स्केल्स फॉर प्रेडिक्टिंग प्रेशर सोर रिस्क कंसिस्ट ऑफ द 6 सब स्केल्स। ये बर्डन स्केल जो होता है ये हमें मदद देता है
किस चीज़ का, जो ये बेड सोर है, प्रेशर सोर है, इसको आइडेंटिफाई करने में हमें मदद देता है बर्डन स्केल। इस बर्डन स्केल की मदद से हम देखते हैं कि इसका जो डिबेटिक अल्सर है कितने रेंज में है, कितना इसका लेवल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस तरह है। तो इस बर्डन स्केल के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं प्रेशर अल्सर को। इस बर्डन स्केल में हम 6 चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 सेंसेशन परसेप्शन देखते हैं कि उस इंसान को सेंसेशन महसूस हो रही है उस जगह पर। नंबर 1 मॉइस्चर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर मॉइस्चर होता है ना, वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड अप होती है। तो मॉइस्चर भी उस जगह को देखते हैं, उस जगह की एक्टिविटी देखेंगे, उस शख्स की मोबिलिटी देखेंगे, न्यूट्रिशन की मैनेजमेंट देखेंगे, फ्रिक्शन एंड शेयर, इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। A total of 23 points is a possible an adult who scored blue 18 points to consider risk। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, अगर ये सब चीज़ें ओके है, ज़बरदस्त है, तो 23 पॉइंट्स हम देते हैं। 23 पॉइंट्स का मतलब एक नॉर्मल एडल्ट में, 23 पॉइंट्स का मतलब ये रिस्क फैक्टर में नहीं है। अगर इसमें से कुछ चीज़ें उसको मौजूद है, मिसाल के उसको सेंसेशन महसूस नहीं हो रही, नंबर 1, मिसाल के उसको उसकी मोबिलिटी या सही नहीं है, न्यूट्रिशन उसकी सही नहीं है, तो पॉइंट्स कम होंगे। जब पॉइंट्स उसके 18 से कम आते हैं तो हम उसको कंसिडर कर देंगे भाई कि इसको रिस्क है, इसको हो सकता है कि प्रेशर अल्सर हो। अच्छा, अनदर टूल्स इज द नॉर्टन्स प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट स्कोरिंग सिस्टम। एक ये सिस्टम है, इसके थ्रू भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट की हाई रिस्क कितने हैं, तो इसकी मदद से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। इट्स इंक्लूड द कैटेगरीज ऑफ जनरल फिजिकल कंडीशन, नंबर 1, मेंटल स्टेटस चेक करते हैं, नंबर 3 एक्टिविटी, 4 मोटिलिटी, और 5th इनकंटिन्यूस। इन चीज़ों को हम चेक करते हैं न्यूट्रंस प्रेशर एरिया रिस्क असेसमेंट में, उस एरिया पर। ठीक है। अच्छा, ये कुछ स्टेजेस है इस प्रेशर अल्सर की, ये बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कुछ पॉइंट आप लोगों ने इसमें नोट करनी है। वे स्टेजेबल नॉन ब्लेंचेबल इरिथमिया, सिंगलिंग, पोटेंशियल अल्सरेशन। स्टेज 1 प्रेशर अल्सर कैसे होगा, वो अगर फॉर एग्जांपल उंगली पे हुआ है तो वो नॉन ब्लेंचेबल, वो जगह जो होगी वो पटी भी नहीं होगी, स्किन ऊपर से इंटेक ही रहेगी, ख़राब वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा सा बस ज़ख़म वगैरह हल्का सा पोटेंशियली आपको नज़र आएगा, जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। इसको हम स्टेज 1 कहेंगे। स्टेज 2 में क्या होगा, पार्शियल थिकनेस, लूज, abrasions, blister, and shallow and clear, involve a epidermis and a possible dermis। अच्छा, यहाँ पर पहले हमको डर्मस और एपिडर्मिस की अगर आपको कुछ बातें बता दूँ। हमारी स्किन जो होते हैं वो वैसे तो यहाँ पर बताए जाते हैं कि 2 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। मगर एपिडर्मिस और डर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर कहलाया जाता है। ठीक है। फिर सबक्यूटेनियस लेयर के नीचे फिर फैट्स होते हैं और बोन और ये सारे टेंडन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मगर ये 3 चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। नंबर 1 एपिडर्मिस, स्किन की फर्स्ट लेयर, सेकंड डर्मिस, थर्ड फिर सबक्यूटेनियस। ठीक है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टेज 2 में हमारी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के हाथ पर या किसी के पैर पर स्टेज 2 प्रेशर अल्सर हो तो हमें कैसे पता लगेगा, उस जगह की जो स्किन की थिकनेस होगी वो पार्शली लूज होगी, मतलब वो स्किन जो ज़्यादा मोटी नहीं होगी, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है पार्शली लूज स्किन होगी। और उस जगह पर ब्लस्टर, एक एब्रेशन मतलब एक गंदगी, एक ब्लस्टर, एक दाना, ऐसा दाना वगैरह निकला होगा जैसे अंदर पानी वगैरह मौजूद हो, ब्लस्टर की फॉर्म में इस तरह उस पर दाना वगैरह निकला होगा। और शेलो केयर, और ये इन जगहों पर मतलब पटा हुआ होगा, थोड़ा सा स्किन ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट में क्या था, स्किन बिल्कुल सही थी, इंटेक्ट थी, ऊपर से थोड़ा सा ज़ख़म था, ज़्यादा उसको स्किन इंटेक्ट थी। स्टेज 2 में क्या होगा, स्किन की जो वो है वो पार्शली लूज हो जाएगी, और ये जो ज़ख़म है, ये जो ब्लस्टर है, ये एक पटना, एब्रेशन कहते हैं पट जाना। ये क्या होता है, या तो एपिडर्मिस पे होगा या तो डर्मिस। इसमें स्टेज 2 में 2 लेयर्स इन्वॉल्व हो सकती है, एपिडर्मिस भी इन्वॉल्व हो सकता है और मे भी
डर्मिस भी इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ये ज़ख़म एपिडर्मिस और डर्मिस तक पहुंच गया, ये इसका मतलब ये स्टेज 2 अल्सर है। स्टेज 3 की अगर हम बात करते हैं, फुल थिकनेस स्किन लूज 1 involve a damage necrosis of the subcutaneous tissue that may be extend down to but not enough the underlying fascia। यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टेज 3 में वो स्किन जो होगी, यहाँ पर देखो वो बिल्कुल एपिडर्मिस या डर्मिस तक पहुँच गई थी, मगर स्टेज 3 में क्या होगा, बिल्कुल नीचे ज़ख़म नज़र आ गया। स्टेज 3 में क्या होगा, ये जो स्किन की जो थिकनेस है वो बिल्कुल लूज़ हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई, और वो ज़ख़म जो होता है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच गया। थर्ड लेयर जो होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, यहाँ तक पहुंच गया। जब ज़ख़म आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंच जाए, क्रॉस कर लीजिए, उससे भी नीचे चला जाए, मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू तक चला जाए, तो इसका मतलब है ये स्टेज 3 है। वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, अगर आपको पॉइंट्स आपने देखने हैं, अगर वहाँ पर आपको ऐसे मिले कि एक ज़ख़म है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुँच गया है, मे भी थोड़ा नीचे एक्सटेंड हो गया, तो आप ये जहन में रखना कि ये स्टेज 3 की बात हो रही है, ठीक है। स्टेज 4 की अगर हम बात करते हैं, वही फुल थिकनेस स्किन लूज विद टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज अ मसल्स, बोन एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर सच एज टेंडन, बोन, मसल्स, इस तरह। अच्छा, ये एक जहन में रखना। स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 में आप ये ज़ख़म मज़ीद बढ़ जाएगा, ये आपका मसल से आगे बढ़ जाएगा, आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू से भी आगे बढ़ जाएगा, मसल्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मसल के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, टेंडन वगैरह, बून, ये सारी चीज़ें, वो ज़ख़म जिनके अंदर मसल्स भी इन्वॉल्व हो गए, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व हो गए, बोन्स भी इन्वॉल्व हो गए, टेंडन्स भी इन्वॉल्व हो गए, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, इस स्ट्रक्चर को हम इस ज़ख़म को हम प्रेशर सोर की बात करते हैं, प्रेशर सोर का स्टेज 4 कहलाए जाएंगे, ठीक है। मैं इन स्टेजों की एक स्मॉल रिव्यू करता हूँ। स्टेज 1 में जो स्किन थी वो इंटेक्ट थी बिल्कुल, और वो बिल्कुल पटी हुई नहीं थी, नॉर्मल थी स्टेज 1। स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस स्किन की लॉस हो गई और उसके ऊपर ब्लस्टर या एब्रेशंस वगैरह पटना थोड़ा सा आ गया, और ये मे भी एपिडर्मिस और डर्मिस तक। जहाँ पर एपिडर्मिस और डर्मिस की बात आ गई वो स्टेज 2 की बात है, ठीक है। स्टेज 3 में वो ज़ख़म मज़ीद एक्सटेंड होकर सबक्यूटेनियस टिश्यू तक ले चला गया और उसकी स्किन की प्रॉपर्ली थिकनेस लूज हो गई, तो स्टेज 3। स्टेज 4 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 4 में क्या होगा, वो फुल थिकनेस स्किन की लूज़ हो गई और उसके साथ साथ दो जगह सबक्यूटेनियस से भी आगे चला गया वो ज़ख़म, मसल्स, बोन, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इन जगहों, टेंडन, इन जगहों की जब बात आ गई तो स्टेज 4 है। ये दो स्टेज है मगर ये काउंट नहीं किए जाते हैं, बेसिकली 4 स्टेज होते हैं प्रेशर अल्सर के। ये दो स्टेज ये होते हैं अनस्टेजेबल और अनक्लासिफाइड। इसमें क्या होगा, फुल थिकनेस स्किन, टिश्यू लूज, इसमें प्रॉपरली स्किन के जो थिकनेस है वो लॉस हो जाएगी, टिश्यू लॉस हो जाएगा, डेप्थ अननोन, completely abscoured by the slug and the issue in the wound bed, और प्रॉपरली स्कार, गंदगी, कालापन प्रॉपरली उस ज़ख़म के ऊपर पड़ा रहेगा। जैसे आपको ये जब गंदगी आ जाए, ये काला बिल्कुल ज़ख़म, टिश्यू बिल्कुल ख़राब हो जाना, बिल्कुल उसकी जो गंदगी है वो ख़राब हो जाना, इसमें नोट करो जो वो ज़ख़म जिसके अंदर स्लग वगैरह आ जाए, ईश्वर की ज़ख़म गंदगी की वजह से जब वो स्किन कम्प्लीटली और टिश्यू कम्प्लीटली लॉस हो जाए, ख़राब हो जाए, इसको हम अनस्टेजेबल या अनक्लासिफाइड कहते हैं, क्योंकि ये सही नहीं हो सकती, इसको हटाना ही पड़ेगा। सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी विद डीप अननोन, पर्पल और अ मेरून लोकलाइज एरिया एंड डिसकलर इंटेक्ट स्किन एंड ब्लड फिल्ड ब्लस्टर, कहते वो ज़ख़म, वो प्रेशर अल्सर, वो ज़ख़म, उस प्रेशर अल्सर का वो ज़ख़म जहाँ पर उस ज़ख़म के सराउंडिंग क्या हो जाए, पर्पल या मैरून लोकलाइज एरिया हो जाए, उस जगह पर्पल वगैरह हो जाए, मैरून लोकलाइज एरिया हो जाए, उस जगह डिस्कलरेशन हो जाए, उस जगह का एरिया का कलर डिस्कलर हो जाए, ख़राब हो जाए, और उस जगह पर ब्लड फिल्ड ब्लस्टर, छोटे छोटे दाने बन जाए मगर वो खून के भरे हुए हो, ब्लड उसके अंदर मौजूद हो, तो इस तरह के ज़ख़म को हम क्या कहेंगे, सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी कहलाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स अपने लिए आप यहाँ पर नोट रखा करें कि इनमें पॉइंट्स का एमसीक्यूज़ जो आते हैं इनके हवाले से,
तो पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखने होंगे तो इसलिए आसानी होगी आप लोगों को। ये स्टेज है, अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ, तो उनको चांसेस कौन कौन सी जगह डैमेज हो सकती है, आगे वन बाय वन देखते हैं। ये आपको निशान नज़र आ रहे होंगे, ये शोल्डर हो गया, नी हो गया, एल्बो, और ये आपका हिप हो गया। अच्छा, कॉमन साइट ऑफ प्रेशर सोर ज़्यादातर प्रेशर सोर कौन से साइडों पे होता है? For people who use a wheelchair, pressure sore often occur in skin or the floor side. अगर कोई शख्स ज़्यादा टाइम तक व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है तो उसके चांसेस कौन कौन सी जगह का चांसेस होते हैं प्रेशर सोर बनने के? एक और टाइल बोन ऑफ बटक्स। टाइल बोन जो होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एंड वाला पार्ट, वर्टिब्रा का एंड वाला पार्ट, और बटक्स ये जगह इन्वॉल्व होते हैं। शोल्डर ब्लेड्स और स्पाइन ये जगह हमारे इन्वॉल्व होते हैं। बैक आर्म एंड लेग्स वेयर दे रेस्ट अगेंस्ट द चेयर, मतलब बैक हो गए, हमारा आर्म हो गए, ये जगह इन चीज़ों के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर बेड सोर के चांसेस होते हैं वो शख्स जो व्हील चेयर इस्तेमाल करता है। फॉर अ पीपल हु आर कन्फ्यूज आर बेड एंड कॉमन साइड इंक्लूड, वो शख्स जो बेड पे लेटा हो तो उनको कौन कौन से साइड ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं प्रेशर असर से? बैक साइड ऑफ हेड, shoulder blade, hip, lower back, tailbone and heels, ankle and skin and behind the knee। ये सारी चीज़ें, ये अभी ये सुपाइन पोजीशन की बात हो रही है। यहाँ पर ये सारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं अगर कोई शख्स बेड पे लेटा हो लंबे टाइम तक बीमारी के हवाले से। ये सुपाइन पोजीशन पे लेटा हो तो उनका हेड, शोल्डर, एल्बो, बटक्स ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और प्रोन पोजीशन में हो, उल्टा, प्रोन कहते हैं उल्टा पोजीशन, ठीक है, उस पोजीशन में हो तो उसमें हमारे हेड वगैरह भी, हमारी चिन, एल्बो, चेस्ट, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो एरिया है इस जगह, और नी, ये टोस, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अगर हम प्रोन पोजीशन में लंबे टाइम तक लेटे रहते तो ये जगह पेड़ सोर से इन्वॉल्व हो जाती है। लेटरल पोजीशन के ये साइड्स है, और ये फॉलर पोजीशन कहते हैं इस तरह, जिस तरह ये इस एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। ये पेशेंट जिस साइड पे बैठा हुआ है ना तो उसको फॉलर पोजीशन कहलाए जाते हैं, मतलब ना लेटा हुआ है ना बैठा हुआ है, स्टेक लगाया हुआ है। हेड, शोल्डर और सिक्रम, बटक्स एंड हिल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इक्वाइपमेंट, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बेड सोर को कम कर सकते हैं। इसकी मदद से क्या होता है, बेड सोर के जो चांसेस होते हैं मज़ीद बढ़ने के उससे रिड्यूस हो सकते हैं। ये वो इक्वाइपमेंट चीज़ें हैं जिससे वो थोड़ा स्टेबल हो सकता है। वे नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रिवेंट ड्यूकोबैटिक अल्सर, वे नर्सिंग का क्या रोल है ड्यूकोबैटिक अल्सर को प्रिवेंट करने का, क्या इस तरह रोल होता है? मिनिमाइज डायरेक्ट प्रेशर ऑन अल्सर साइड। नर्सिंग जो लोग होते हैं, नर्सिंग स्टाफ, वो क्या कहते हैं, जिस साइड पे प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर साइड को थोड़ा मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं उस प्रेशर को। रिपोजिशन द क्लाइंट एंड लिस्ट एवरी टू हर्ली एंड मेक a schedule and record a position change on the client chart। हर 2 घंटे बाद क्लाइंट की पोजीशन चेंज करनी होती है। इससे क्या होता है, इस जिस साइड पे प्रेशर आ रहा होता है वो प्रेशर साइड थोड़ा सा कम हो जाता है, तो ये ड्यूकोबैटिक अल्सर के मज़ीद बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। हर टू अर्ली उसकी पोजीशन चेंज करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लाइंट की ड्यूकोबैटिक अल्सर का अगर पेशेंट हो। और एक चार्ट वगैरह अपने पास लिख दो, उसके हर टू अर्ली मॉनिटरिंग वगैरह की जाए रिकॉर्डिंग के। कीप द क्लाइंट स्किन ड्राई एंड द शीट रिंकल फ्री, क्लाइंट की जो स्किन है उसको ड्राई रखना चाहिए। प्रोवाइड अ डिवाइस टू मिनिमाइज फ्लूइड एंड प्रेशर एरिया, क्लीन द प्रेशर अल्सर विथ एवरी ड्रेसिंग चेंजेस, मतलब उस जगह का सफाई, साफ़ सुथराई का ख्याल करना है, उसका ड्रेसिंग वगैरह चेंज करना है, उसका ख्याल करना है। नेवर यूज़ अल्कोहल हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिकॉज दे आर द साइटोटॉक्सिक टू द टिश्यू बेड्स। अच्छा, जहाँ पर किसी को डियूबेटिक अल्सर हो तो उस जगह पर आपने अल्कोहल या हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि वो उसको टॉक्सिसिटी काज कर देगा, मज़ीद ख़राब कर देगा। इफ़ द प्रेशर अल्सर इज़ द कन्फर्मेंट ऑप्टेन एंड सिंपल ऑफ द ड्रेनेज एंड कल्चर एंड सेंसिटिव टू द एंटीबायोटिक एजेंट, अगर उसको किसी चीज़ की नीड हो, एंटीबायोटिक एजेंट वगैरह की नीड हो, तो उसको वो इस्तेमाल देनी है डॉक्टर के मुताबिक। टीच द क्लाइंट टू मूव अ फ्रिक्वेंटली इवन इफ ओनली अ स्लाइड टू रिलीव प्रेशर,
पेशेंट को भी आपने टीच करना है कि भाई आपने बिल्कुल जिस तरह लेटे हो इस तरह नहीं लेटना है। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद, घंटे 2 घंटे बाद अपने आप पोजीशन थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट करो, चेंज करते रहो कि आपका प्रेशर वगैरह क्या हो, जो उस साइड पे ज़्यादा ना पड़े प्रेशर, और डायबिटिक अल्सर की चांसेस मज़ीद ना बढ़ जाए। और स्टूडेंट यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।